वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ आज जो है इस वीडियो में हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बाद में रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है या रेस्पिरेशन ये जो चैप्टर है, इट इज़ ऑल्सो अ चैप्टर रिलेटेड टू साइकिल्स। जैसे कि फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में बहुत सारे साइकिल्स हैं, उसी तरह से रेस्पिरेशन का जो चैप्टर है इसमें भी आपको साइकिल्स जो हैं वो लर्न करने होंगे। साइकिल लर्न करने का एक ही तरीका है कि यू री राइट दैम नंबर ऑफ टाइम्स, बार बार उसे लिख कर जो है वो आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये जो है वो लर्न होगा। ठीक है ना, रेस्पिरेशन क्या है? तो रेस्पिरेशन जो है, अगर हम सिंपली बोलेंगे कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, यू विल आंसर इन अ वे कि द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, बट द आंसर इज नॉट एप्रोप्रिएट। ये जो आंसर है ये एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। रेस्पिरेशन मतलब होता है कि जो भी फूड मटेरियल आपने कंज्यूम किया है उस फूड मटेरियल को जो है वो इनहेल किए हुए ऑक्सीजन के मदद से उसे ब्रेक डाउन करना, उसे मेटाबोलाइज करना। ठीक है, into simpler substances, the process is called as respiration। तो respiration की जो process है ये एक catabolic process है। respiration क्या है? catabolic process है। ठीक है, catabolic process मतलब breakdown। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल कर रहे हैं वो आता कहाँ से है? दैट कम्स आउट बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल विच वी हैव कंज्यूम्ड। जो भी हमने कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कंज्यूम किया है उसे ब्रेक करने के बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है। इसी वजह से जो है वो रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। वहीं अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस जो है ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब जिसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक है ना, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है दैट इज द बेसिक प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इन ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, व्हाइल रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। रेस्पिरेशन जो है वो दो टाइप का है, एक है एरोबिक और दूसरा है एनएरोबिक। एरोबिक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन करते हैं उसे एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कहा जाता है। वहीं एनएरोबिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन गैस इनहेल नहीं किया जाता, ऑक्सीजन गैस ज़रूरी नहीं होता, उसे जो है वो एनएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, अब रेस्पिरेशन के ये दोनों ही टाइप जो है वो आपको इस चैप्टर में देखने हैं, बट बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ रेस्पिरेशन या इनटू द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, हमें रेस्पिरेशन के पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट लेना है और फिर उसके बाद में विल मूव टूवर्ड्स द डिटेल ऑफ द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की जो पूरी प्रोसेस है, ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस हमारे बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? सिर्फ हमारे बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए होता है इसीलिए ये प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है? तो इसका आंसर है नहीं। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी मॉलिक्यूल्स भी जो हैं वो रिलीज होते हैं और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होते हैं। ठीक है, जो भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है इसके दौरान जो भी फूड मटेरियल, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक होता है इनटू सिंपलर वन, इसके ब्रेकडाउन के दौरान नंबर ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। ये जो भी नंबर ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान एनर्जी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। ठीक है ना, विच आर दीज एनर्जी मॉलिक्यूल्स विच आर रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन? जो भी रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं वो कौन कौन से हैं? एनर्जी मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
पहला है ATP विच इज द मेन टाइप ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल, अनदर वन इज NADH2 और तीसरा है FADH2। ठीक है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में NADP रहता है और रेस्पिरेशन में सिर्फ NAD रहता है। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है, देन यहाँ पर जो है, क्योंकि जो प्लांट्स है इनमें फॉस्फेट का जो कंटेंट है वो ज़्यादा होता है और एनिमल्स में उतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, अब इन तीनों टाइप में से जो इम्पॉर्टेंट टाइप है वो है ATP। वाई ATP इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल? वाई? बिकॉज ATP act as or considered as ATP as energy currency। ठीक है, ATP act as energy currency। Why? Because ATP ही वो टाइप ऑफ एनर्जी है या फॉर्म ऑफ एनर्जी, टाइप के बजाय हम बोलेंगे फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन ATP वो फॉर्म है जो हमारे बॉडी में स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आपके बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है, आपके सेल में जो एनर्जी स्टोर होती है, दैट कैन ओनली बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP के फॉर्म में ही उसे स्टोर किया जा सकता है और दूसरे फॉर्म में उसे स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि ये दोनों जो है, ये दोनों टाइप का क्या यूज़ होगा? तो इनका भी जो है वो ब्रेक डाउन होके 1 NADH2 विल ब्रोक डाउन टू फॉर्म 3 ATP मॉलिक्यूल, वहीं पर एक FADH2 जो है दैट विल फॉर्म 2 ATP मॉलिक्यूल। उनका कन्वर्शन बाद में जो है वो ATP में किया जाता है। ठीक है, नाउ ATP मॉलिक्यूल जो है इसे एनर्जी करेंसी इसीलिए कहा गया है क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही, जैसे आपके लिए पैसे जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आप उसे देख समझ के और ध्यान से खर्च करते हैं, उसी तरह से जो है वो हमारे बॉडी के लिए ATP जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है और इसीलिए हमारी बॉडी जो है उसे बहुत सोच समझ के खर्च करती है, यूज़ करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ATP कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में बात करना है। नाउ ATP मॉलिक्यूल जो है दैट इज़ फॉर्म्ड सबसे पहले AMP मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, उसके साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगा, एक फॉस्फेट ऐड होगा, तो ये बन जाएगा क्या? ADP मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फिर ADP विल कंबाइन विथ अगेन अनदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर्म ATP। ठीक है, तो ये जो भी है दिस ADP plus IP मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट will combine with inorganic phosphate. The process is called as phosphorylation। इसे क्या कहा जाएगा? फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे फोटो नहीं है, फोटो किस में यूज होता है? फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि वहाँ पे लाइट का इस्तेमाल होता है। लेकिन सिंपली जब ATP मॉलिक्यूल फॉर्म होता है ADP और IP से, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? फॉस्फोराइलेशन। तो इस तरह से जो है वो ATP फॉर्म होता है। अब देखो ATP मॉलिक्यूल ही क्यों एज ए एनर्जी करेंसी यूज होता है या व्हाई इट इज कंपेयर्ड विथ करेंसी? ठीक है, क्योंकि जो भी ATP मॉलिक्यूल है, ये ATP मॉलिक्यूल में सबसे पहले एडेनाइन, ठीक है, प्लस राइबोज शुगर प्लस नाउ अब इसमें जो है वो फॉस्फेट ग्रुप, ये दोनों मिलके जो है वो क्या बनाते हैं? दिस इज एडिनोसिन। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एडिनोसिन। अब ये जो है इनके साथ में फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, दिस इज 1 फॉस्फेट, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। उसके बाद में दूसरा फॉस्फेट अटैच होगा तो ये बन जाएगा क्या? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और इसके बाद में जो है तीसरा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो ये बन जाएगा क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो कि जो पहले 2 बॉन्ड फॉर्म हुए हैं फॉस्फेट के साथ में, ये बहुत ही सिंपल बॉन्ड है, लेकिन जो तीसरा वाला बॉन्ड है
ये आपको पहले दो बॉन्ड से बहुत अलग लग रहा है। क्यों अलग लग रहा है? बिकॉज दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड। इसे क्या कहा जाता है? हाई एनर्जी बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? हाई एनर्जी बॉन्ड। ठीक है, हाई एनर्जी बॉन्ड इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपकी बॉडी देखो, एटीपी फॉर्मेशन तो हमने देखा, अब जहाँ पे अगर आपकी बॉडी एटीपी यूज़ कर रही है, इस्तेमाल कर रही है, तो एटीपी ब्रेक होगा इनटू एडीपी प्लस आईपी। ठीक है, देखो एक ही फॉस्फेट अलग होता है, जब भी एटीपी जो है वो ब्रेक होता है एक ही फॉस्फेट बाहर निकल रहा है, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जैसा का वैसा रह रहा है। मतलब कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? हाई एनर्जी बॉन्ड। और यही कारण है कि ये हाई एनर्जी बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी इन मोर अमाउंट, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, और यही कारण है कि एटीपी जो है इट एक्ट्स एज द करेंसी। जो भी हमारे बॉडी में एनर्जी के करेंसी के तौर पे हमारा एटीपी जो है वो यूज़ होता है। अब एटीपी जो है ये कहाँ पर सिंथेसाइज होता है और कहाँ पर स्टोर होता है? ठीक है ना, साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस। साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस अगर हम बोले, ये सारे टॉपिक्स आपके बुक में दिए हुए नहीं है, ये सारा चीज़ें आपके बुक में दिया हुआ नहीं है, ओनली एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस जो है, एटीपी कहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में हमें देखना है। तो देखो, साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, एटीपी जो है वो कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? एटीपी जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसाइज होता है। माइटोकॉन्ड्रिया is one of the cell organelle of our cell which is called as powerhouse of the cell। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी भी आपके शरीर में एनर्जी तैयार होगी वो सब की सब कहाँ पे स्टोर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो है वो एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक जो है वो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है, पूरा गोल नहीं होता। इसके अलावा इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर। इसका आउटर कवरिंग जो है वो 2 लेयर से बना हुआ है। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद में दोनों में देखो फर्क क्या है। आउटर मेम्ब्रेन जो है दैट इज यूनिफॉर्म, बिल्कुल सीधी सीधी है। वहीं इनर मेम्ब्रेन जो है इट शोज फिंगर लाइक एलिवेशंस। ये जो है ये फिंगर लाइक एलिवेशन अंदर की तरफ फोल्डेड है। दीज एलिवेशंस आर कॉल्ड एज क्रिस्टी। क्या कहा जाता है इसे? क्रिस्टी। ठीक है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है। ठीक है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस मतलब वो ना ही पूरी तरह से सॉलिड है और ना ही पूरी तरह से लिक्विड है, विच इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स। इसके अलावा यहाँ पे एक सर्कुलर डीएनए भी होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक सर्कुलर डीएनए होता है एंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो जस्ट लाइक क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनेल। जैसे फोटोसिंथेसिस में जो है वो क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और क्लोरोप्लास्ट के पास में भी अपना खुद का डीएनए होता है, जिसकी वजह से वो सेमी ऑटोनॉमस मतलब आधे से ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो अपनी खुद डिसाइड कर सकता है, डिसीजन खुद ले सकता है। रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब अपने नंबर्स खुद बढ़ा सकता है। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है और वो भी सेमी ऑटोनॉमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, अब इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स भी होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भी एटीपी है वो कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? एटीपी जो है वो सिंथेसाइज होता है क्रिस्टी के ऊपर। यहाँ पे देखो बताती हूँ मैं आपको कि ये इफ़ सपोज दिस इज क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टी के ऊपर में जो है इस तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज F1 पार्टिकल्स। ठीक है, इन्हें
क्या कहा जाता है? दीज आर नथिंग बट दीज आर व्हाट? F1 particles. F1 particles are also called as oxysomes. ठीक है, these are also called as what? Oxysomes. Now ये जो भी F1 particles है या oxysomes है, these are the main site of ATP सिंथेसिस. ATP कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? F1 पार्टिकल में. किसके द्वारा? अ साइकिल कॉल्ड एज ETS साइकिल. ठीक है, किसके द्वारा? ETS साइकिल. ये हमें देखना है इस चैप्टर में, ये साइकिल के बारे में. ठीक है, जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा. लेकिन ये ETS साइकिल कहाँ पे कैरी आउट होता है? इन द F1 पार्टिकल. और अगर हम F1 पार्टिकल का डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो F1 पार्टिकल का डिटेल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? इस तरह से. ठीक है, दिस इज बेस, दिस इज स्टॉक एंड दिस इज हेड. ठीक है, इस तरह से जो है दिस इज व्हाट? F1 पार्टिकल. ठीक है, और F1 पार्टिकल का ये डायग्राम है. दिस इज द साइट ऑफ ATP सिंथेसिस. ATP जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसाइज होता है. माइटोकॉन्ड्रियन. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ये ATP सिंथेसाइज होता है, तैयार होता है. इसका फॉर्मेशन मतलब F1 पार्टिकल में ही NADH2 और FADH2 का कन्वर्शन ATP में होता है थ्रू ETS साइकिल. और ये F1 पार्टिकल्स कहाँ पे है? क्रिस्टी के ऊपर. क्रिस्टी कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया का इनर वॉल है. ठीक है, तो इस तरह से दिस इज द साइट ऑफ ATP सिंथेसिस विच इज द बेस ऑफ दिस चैप्टर, जो आपके बुक में दिया हुआ नहीं है. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जो है वो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे. इसके बाद में जो है वो हम मेनली जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन थैंक यू वेरी मच.